Hello everyone, I am Srishi Dove and I welcome you all on my channel Learning When. Here I try to explain the basic concepts of science and mathematics to 9th and 10th standard students. So in the very first video, I would like to start with the very first chapter of 10th standard science, that is chemical reaction and equation. जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम टाइटल को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना क्या है, हमें उसका एक ओवरव्यू समझ में आ जाता है। तो लेट्स सी कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें रिएक्शन जो टर्म है इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि व्हाट एक्चुअली अ रिएक्शन इज। मेरी मैम हमेशा मुझसे कहती थी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स वही करते हैं जो हम करते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो या तो एटॉमिक लेवल पे होगी या मॉलिक्यूल के लेवल पे होगी। तो फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लीजिए, एक व्यक्ति है, वो अपनी चेयर पे आराम से बैठा हुआ है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो ही इज जस्ट सिटिंग आइडली, है ना। उसे दुनिया में कोई काम नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है, उसे कहीं आना जाना नहीं है। वो अपनी सीट से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि कोई और दूसरा व्यक्ति आकर उसको प्रेशराइज ना करे। जैसे हमें सुबह उठना होता है, हम नींद में होते हैं, हमें उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन मम्मी आती हैं, बोलती उठो उठो, इतनी देर से सो रहे हो। तो जब तक हम तक कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आएगा, हम अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, है ना। जब तक हमारे किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक हम रिएक्शन नहीं देते, हम कोई रिएक्ट नहीं करते। इसी तरीके से एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक उनकी एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज ना हो या फिर वो किसी और एटम या मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फिजिकली चेंज होता है तो क्या होगा, या तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, साइज शेप चेंज हो सकता है ना। ये हमने कुछ कोर्स वाले जो चैप्टर होंगे उसमें भी हमने लास्ट में पढ़ा होगा कभी 7th या 8th स्टैंडर्ड में, कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं जब आपकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज है या जो भी एटम है उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज है। फॉर इंस्टेंस जैसे वाटर है, वाटर को आपने फ्रीज कर दिया तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया और उसका शेप भी चेंज हो गया, है ना। या फिर रबर बैंड है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो आप उस पर फोर्स लगा के आप उसका शेप चेंज कर रहे हो, है ना। तो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जब किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज है। केमिकल चेंजेस तब होते हैं जब किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसा चेंज है जो कि रिवर्सिबल ना हो, मतलब कई बार रिवर्सिबल भी रिएक्शंस होती हैं, बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल ना होकर उसने एक नया कोई कंपाउंड बना लिया है और वो वही बन के अब रह जाता है। ठीक है, तो दोज आर केमिकल चेंजेस। यहाँ पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि जब एक सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तब तो उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। ठीक है, उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देनी है तो हम क्या बोलेंगे कि इफ वन और टू सब्सटेंसेस कम इन कांटेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस then a change in their chemical properties takes place. If the change in their chemical properties takes place and a new substance has been formed, then we can say that a chemical reaction has been taken place. ठीक है, कोई नया सब्सटेंस बनना चाहिए। जब दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में आके मिलें तो वो कोई नया सब्सटेंस बनाएं जिसकी प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस सब्सटेंसेस से एकदम अलग। ठीक है, इसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन। अब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होगा रिएक्टेंट और एक होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा? जब दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, है ना, मैंने बोला एक ए एटम है और एक बी एटम है, वो दोनों आपस में आके मिल रहे हैं और वो एक सी एटम कुछ भी बना रहे हैं या सी मॉलिक्यूल कुछ भी बना रहे हैं। तो जो ए और बी है जो आके मिल रहे हैं उनको मैं क्या बोलूँगी कि दीज आर रिएक्टेंट्स, जो आके मिल रहे हैं। और जो चीज़ वो प्रोडक्ट में बना रहे हैं वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि हम चाय बनाते हैं घर में तो हम क्या करते हैं, हमने एक भगोनी लिया, उसमें हमने थोड़ा सा दूध डाला, पानी डाला, शक्कर डाला, चायपत्ती डाली और उसको हीट अप किया। कई बार हमें केमिकल रिएक्शन नॉर्मली नहीं होती, अगर आप उसे ऐसे रख दोगे तो चाय बनने का वेट करोगे तो फिर चाय बनेगी नहीं, आपको उसको हीट अप करना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ रिएक्शंस होती हैं जो नॉर्मली टेकन प्लेस नहीं होती, आपको या तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ता है या टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जो जैसे मैंने बताया कि आपने उसको हीट दिया तो
चाय पत्ती, दूध, शक्कर, पानी, ये सब क्या है आपके, ये हैं आपके रिएक्टेंट्स। जब आपने इसको हीट अप किया, वो बॉयल हुआ और वो जो कन्वर्ट हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। चाय हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, अब हम उसे पी सकते हैं। तो जो चाय हमारी बन गई है वो क्या हुई, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, समझ में आया। रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करके नई कोई चीज़ बना रहे हैं, जो नई चीज़ बनाई वो क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या चाय को आप रिवर्स करके दोबारा से पानी और दूध बना सकते हो, मुश्किल है ना। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें जो नया सब्सटेंस बन गया है वो अपने प्रीवियस सब्सटेंस में नहीं जा पाता, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होती हैं, जिनके बारे में बाद में डिटेल में आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने बताया कि A प्लस B है, इसे रिएक्ट किया, इससे कुछ भी C कॉम्पोनेंट बनाया। A भी हमारा कोई रिएक्टेंट्स और C जो हो गया वो हो गया हमारा प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली, तो मैंने चाय का एग्जांपल देके आपको एक रिएक्शन बताई, नॉर्मली अगर हम एक और रिएक्शन देखें, सपोज मेरे पास है एक रिएक्टेंट कार्बन प्लस एक दूसरा रिएक्टेंट है दैट इज ऑक्सीजन, है ना। इन दोनों को मैंने रिएक्ट किया अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड किया, एंड ये कन्वर्ट हो गया एज CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होगी। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते हैं। तो इन रिएक्टेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है। मतलब जो प्रोडक्ट बन गया है तो इसमें दोनों कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बना है, उसकी प्रॉपर्टी हमारे इनिशियल जो रिएक्टेंट्स हैं दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन, उनसे एकदम डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और रिएक्शन है दैट इज, अगर मैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम की रिबन है, अगर मैं उसको बर्न करती हूँ तो हमें पता है कि कंबशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैग्नीशियम को अगर मैंने बर्न किया तो ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन उसमें डालने की जरूरत नहीं है, आपने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, आपने एक बर्नर जलाया और आपने उस मैग्नीशियम के रिबन को उस पर जलाया, तो आप क्या देखोगे कि वो मैग्नीशियम का रिबन जो है वो ब्राइट लाइट के साथ एकदम बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बर्निंग हो रही है तो एक्चुअली किसकी प्रेजेंस में है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, उसकी प्रेजेंस में जो कंबशन है वो स्टार्ट हो गया। हमने फ्यूल पेट्रोलियम वाले चैप्टर्स में, हमने कंबशन एंड क्लीन वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है ना, कि कंबशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का भी कंबशन अगर हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बर्न करके जो आपको उसके एशेस मिलेगी, जो आपको नया कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से एकदम ही डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो हमने समझा कि प्रोडक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से एकदम डिफरेंट होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो हमने एग्जाम्पल्स देखे केमिकल रिएक्शन के। यही नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि अगर हम घर में दही जमाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो रिएक्टेंट्स लेते हैं, एक हमारा मिल्क होता है एंड एक कर्ड होता है। दोनों का प्रोडक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं। आफ्टर सम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ डेफिनेटली अ बैक्टीरिया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, है ना। सिमिलरली हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं तो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। फिर हम ब्रीथ करते हैं, हमने जो खाना डाइजेस्ट किया है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट ग्लूकोज एंड दैट ऑक्सीजन गेट कंबाइंड टू फॉर्म एनर्जी इन आवर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी जनरेट करता है। ये वाली प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। तो नॉट ओनली इन आवर बॉडी और इन आवर सराउंडिंग, आपको अपनी लाइफ में हर जगह कोई ना कोई छोटी मोटी केमिकल रिएक्शन ज़रूर मिल रही होगी, है ना। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आपने देखा होगा कि मेटल अगर बिना कोटिंग का अगर डायरेक्टली रखा हुआ है, उस पर बहुत पानी पड़ रहा है या वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है। तो रस्टिंग या कोरोजन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। अदर देन दैट, राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स, आपने देखा होगा कि फ्रूट्स जो होते हैं वो पहले कच्चे से होते हैं, उसके बाद वो पक जाता है, तो वो पक रहे हैं तो उस कंडीशन में भी उनके अंदर ऐसे ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसको हम एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में हमें अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। अब केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो
ऑब्जर्व करने के लिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होने चाहिए कि अगर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है और आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन से आपको कंक्लूजन निकालना है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दोज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, change in color of the reactant or the product, change in temperature of the product and change in the state। मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इनमें से कोई एक चीज़ या मोर देन वन भी हो सकता है, मतलब वन एस्पेक्ट भी, वन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है या फिर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक रिएक्शन में हो सकता है ना। अब अपन इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी आप बर्निंग करते हो, जैसे अभी मैंने मैग्नीशियम का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो आपने क्या किया, मैग्नीशियम को बर्न किया तो उसमें से गैस निकली, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था, फ्यूम्स निकल रही थी या फिर स्मोक निकल रहा था, है ना। सिमिलरली और भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जब आप किसी चीज़ को बर्न करो या आप कुछ दो चीज़ों को मिलाओ, उसमें से CO2 इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच एवोल्यूशन ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस, है ना। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जब आपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि किसी भी मेटल को, जैसे सपोज करो कि मैंने एक मेटल लिया, मान लो जिंक, है ना, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें एक जिंक का छोटा सा टुकड़ा डाला और उसमें मैंने एसिड डाला, ठीक है, सपोज मेरा एसिड था H2SO4। आप किसी भी मेटल में अगर एसिड अप्लाई करते हो तो हमेशा एक सॉल्ट बनता है, ये आपने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, हमेशा एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। तो जो रिएक्शन होगी क्या होगी, इट विल फॉर्म ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, ठीक है, दिस विल बी दी इक्वेशन एक्चुअली। तो ये जो जिंक सल्फेट बन गया, इसका तो अभी मतलब नहीं है, अभी हम क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें देखना है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इवॉल्व हो रही है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द एवोल्यूशन ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस। ये वाला जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आते होगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जैसे आपने उसमें H2SO4 डाला, आप एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आए, उसके माउथ पे रखी तो वो पॉप साउंड करके बर्न होती है ना। दैट एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन दैट टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फॉर्मेशन ऑफ PPT। PPT अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला PPT नहीं है, दिस इज द केमिकल प्रेसिपिटेट। केमिकल प्रेसिपिटेट मतलब क्या कि अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने 2 कंपोनेंट्स डाले, सपोज मैंने एक सब्सटेंस डाला, उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर डाला और उसको मैंने शेक किया, अगर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो सकता होगा, कम्प्लीटली सोल्यूबल होगा, तो वो पूरे तरीके से उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मुझे उसमें कुछ नीचे सा डिपोजिशन नहीं मिलेगा। बट मान लो कि अगर वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो सकता तो वो क्या करेगा, नीचे जाके पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जाके उसके आपको ट्रेसेस, टेस्ट ट्यूब के नीचे आपको उसके ट्रेसेस मिलेंगे। तो अगर कोई चीज़ नीचे जाके डिसोसिएट हो, नीचे जाके डिकम्पोज होते जा रही है या फिर कहना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल डाउन हो रही है, तो आप उसको बोलोगे कि वो आपका एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। प्रेसिपिटेट का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2। बेरियम क्लोराइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में डिजोल्व करते हो, ठीक है, आपने थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें आपने थोड़ा सा H2SO4 के ड्रॉप्स डाले, तो क्या होगा, आपको ये रिएक्शन होगी, तो इसमें क्या होगा, आपका बनेगा बेरियम सल्फेट एंड HCl मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, HCl क्योंकि लिक्विड है तो वो आपको टेस्ट ट्यूब में ऊपर ऊपर नजर आएगा, थोड़ा सा वाइटिश रहेगा, मिल्की सा दिखेगा, लेकिन वो HCl विल बी एट दी अबव दैट प्रेसिपिटेट। और जो आपका प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट का, वो आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे दिखाई देगा। आप टेस्ट ट्यूब में देख सकते हो कि आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो केमिकली टेक्स प्लेस हो रही हैं, तो आपको प्रेसिपिटेट नीचे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज चेंज इन कलर। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल चेंज में भी आता है, बट दिस इज ऑल्सो इन केमिकल चेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसमें क्या हुआ, ग्रीन कलर का एक फ्रूट था, वो पक गया और वो येलो में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें भी तो चेंज इन कलर हो रहा है ना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में इनमें से कोई एक चीज़ या मोर देन वन चीज़ हो सकती है।
तो ऐसे ही चेंज इन कलर भी हो सकता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, दैट इज KMnO4, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें अगर आप थोड़ा सा सिट्रिक एसिड आपको नींबू में मिल जाएगा, है ना, आपने नींबू को थोड़ा सा निचोड़ा या आपने ऑरेंज का ऐसे थोड़ा सा निचोड़ा तो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स आएंगे। अगर आप KMnO4 एक टेस्ट ट्यूब में लो, उसके KMnO4 एक्चुअली पिंक कलर का होता है और है ना छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इसके। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स डाले, फिर आपने उसमें सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड का आप अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो आप सोल्यूशन भी बना सकते हो, आपको सिट्रिक एसिड लैब में मिल जाएगा। नहीं है तो आप लेमन ले सकते हो, आप ऑरेंज ले सकते हो, उसके कुछ ड्रॉप्स को आप इसकी टेस्ट ट्यूब में डालोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सिट्रिक एसिड आपको इसमें ऐड करना है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, देखने को क्या मिलने वाला है कि जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में कुछ KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए थे और जैसे ही आपने इसमें सिट्रिक एसिड ऐड किया तो ये जो पिंक कलर था ना, धीरे धीरे ये वैनिश होने लग जाएगा और ये पिंक से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट विल टर्न इनटू अ कलरलेस सॉल्यूशन। सिट्रिक एसिड की जैसी ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी वो उसमें डिसॉल्व होगा और रिएक्ट करने के बाद वो पिंक से कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन तो हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअली कि पिंक कलर ऑफ वन रिएक्टेंट गेटिंग टर्न्ड इनटू कलरलेस, ठीक है। तो चेंज इन कलर भी हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कब होता है, अगर आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपने देखा है कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, आपका जो आपका रिएक्टेंट्स हैं वो हीट मांगते हैं कि आप हमें हीट दो, तब जाके हम थोड़ा कुछ कर पाएंगे और फिर हम कोई रिएक्शन आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, निकलती है बाहर, है ना। तो अगर मेरे किसी सब्सटेंस में से हीट बाहर निकल रही है तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, है ना। और अगर उसमें आप उसमें अगर एक ऐसे कोई रिएक्टेंट है जिसमें आप हीट दे रहे हो और वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, दे रहे हो और वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, स्लेक्ड लाइन एंड क्विक लाइन का जो फॉर्मेशन होता है। क्विक लाइन से जब आप स्लेक्ड लाइन बनाते हो, क्विक लाइन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइन। जब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं दैट इज H2O, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। ये होता है क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा स्लेक्ड लाइन। तो जब हम अपने क्विक लाइन को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइन। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जैसे आपने टेस्ट ट्यूब लिया, आपने उसमें से थोड़ा सा CaO डाला, थोड़ा सा वाटर डाला, उसको शेक किया, जब आप उसके टेस्ट ट्यूब के जो आपका आउटर सरफेस है अगर आप उसे टच करोगे तो आप देखोगे कि अरे तो गर्म हो गया। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें या तो वो ठंडा हो, या तो टेस्ट ट्यूब आपकी ठंडी हो जाती है या फिर टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाती है, आप टच करते हो तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, गर्म कब हो रही है, जो वो हीट इवॉल्व कर रही है अपने अंदर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो आपका टेम्परेचर रेज हो गया। अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है, आप उसको हीट देते जा रहे हो, एब्जॉर्ब करता जा रहा है, वो आप हीट दे रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होगा उसका सरफेस कोल्ड हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें आप देख सकते हो कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले रूम टेम्परेचर था कैल्शियम ऑक्साइड का, जैसे आपने वाटर ऐड किया उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और उसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी से रेज हो गया, ठीक है। दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट विच इज चेंज इन टेम्परेचर। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक आप किसी केमिकल रिएक्शन में देख सकते हो, वो क्या है आपका, लास्ट है चेंज इन स्टेट। जनरली आप चेंज इन स्टेट भी फिजिकल चेंजेस में भी देखते हो कि लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, ये हम वाटर के केस में देखते हैं। तो वाटर के केस में ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे चेंज इन स्टेट होता है। जैसे अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जो मैंने बर्न किया तो मैग्नीशियम सॉलिड था, बर्न किया तो उसमें से गैस निकली, तो सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि चेंज इन स्टेट भी आपकी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया हो कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है, और अगर आपके सामने कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो ये सारे हमारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम किस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो या आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।